आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हो जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोफेशनलिज्म। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8612 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो ये क्या है, लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल टीचर्स हैव टू शो प्रोफेशनलिज्म, दैट इज दे हैव टू अटेन द हाईएस्ट क्लेबर ऑफ टीचिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। यानी कि प्रोफेशनलिज्म में क्वालिटी और स्टैंडर्ड का जो है वो अहम तरीन किरदार है। आगे हम चलते हैं क्या है, though for Pakistani educators it might be difficult to attain, but it is not impossible to come up to these standards or benchmarks. They might be acquired with little effort and proper training. यानी कि पाकिस्तान में जो है एजुकेटर्स का वो इतना जो है मयार अच्छा नहीं है। इसमें हमें जो है बेंचमार्क अभी तक कोई सेट नहीं है और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट और प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आगे क्या है जी, एकेडेमिया एंड द फैकल्टी इज़ एक्सपेक्टेड द सिमिलर प्रोफेशनल एटीट्यूड। द यूनिट बिगिन with a section in defining the field of professional work। यानी कि हमने इसमें एकेडेमिया और फैकल्टी जो है दोनों को जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिमिलर प्रोफेशनल अपना एटीट्यूड रखें और इस यूनिट में जो है हम इसकी फील्ड के बारे में प्रोफेशनल वर्क के बारे में डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे। और आगे हम चलते हैं प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोफेशनलिज्म। हम इसमें प्रोफेशनलाइजेशन की प्रोसेस को और प्रोफेशनलिज्म को समझेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे The unit continues with relevant deals of the above mentioned concept। यानी कि ऊपर हमने अभी पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, यही जो है इसी से रिलेवेंट जो हमारे टॉपिक जो ये जो यूनिट नंबर 2 है ये डील होने जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कि अब क्या है जी ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने। तो नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का, वो ये है डिफाइन प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनलाइजेशन। हम डिफाइन करेंगे प्रोफेशनलिज्म को और प्रोफेशनलाइजेशन को। नंबर 2 पे हम एक्सप्लेन करेंगे नो प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचिंग। हम करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स होती क्या है। नंबर 3 में हम देखेंगे बी फेमिलियर विद इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन टीचिंग। हम देखेंगे फेमिलियर इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू इन टीचिंग के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का यूनिट नंबर 2 का। तो वो क्या है, कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन। तो ये क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन में हम ये देखेंगे इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन ट्रांसफॉर्म itself into a true profession of the highest integrity and competencies। यानी कि जो प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर जो है वो ऑक्यूपेशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन का itself जो है प्रोफेशन और हाईएस्ट इंटीग्रेशन और इंटीग्रिटी और इसकी कॉम्पिटेंस जो है वो होनी चाहिए। दिस प्रोसेस टेंड्स टू रिजल्ट इन ascertaining suitable qualifications, one or more professional associations to suggest best practices and to direct the manner of members or the professionals, very professional and some extent of demarcation of the qualification from unqualified एमेरिटस। दिस इज़ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। यानी कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिटी का और क्वालिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है मेंबर्स के अंदर। फिर क्या, इट इज़ ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड फॉर द क्राफ्टिंग ऑक्यूपेशनल क्लोजर क्लोज द ऑक्यूपेशन टू एंट्री फ्रॉम आउटसाइड एमरिटस एंड द अनक्वालिफाइड। यानी कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड का पता होना चाहिए जब कोई हम प्रोफेशनलिज्म के अंदर ऑक्यूपेशनल को क्लोजर जब हम कर रहे हो। आगे क्या है, इट हैड ऑल्सो बीन डिफाइंड एज एक्सट्रीम रिलायंस ऑन टेस्टिमोनियलिज्म स्पेशली एकेडमिक डिग्री इन डिसीजन मेकिंग अबाउट हायरिंग और प्रमोटिंग पॉलिसी। यानी कि हायरिंग करना और प्रमोटिंग करना पॉलिसी में जो है इसकी टेस्टिमनी जो है डिसीजन मेकिंग की होनी चाहिए। आगे के फ्रॉम प्रीवियस डिसीजन from previous discussion it can be concluded that the social process
whereby people come to engage in an activity for pay or an means of livelihood is termed as professionalism। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन उसमें पता चला कि सोशल प्रोसेस को जब लोग जो हैं इंगेज एक दूसरे को करते हैं और एक्टिविटीज़ को जो अपनी लाइवलीहुड यानी अपनी तनख्वाह हासिल करने के लिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम प्रोफेशनलिज्म का नाम देते हैं आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ दिस डेडिकेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गन। यही इंस्टीट्यूशन और का या ऑर्गेनाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करने के लिए प्रोफेशनलिज्म में। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये है प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये क्या है? एवरी प्रोफेशन demand some specialized skills in the connection. Teaching professions demand specialized skills related to pedagogy ऑफ टीचिंग। यानी कि टीचिंग का जो साइंस है, टीचिंग की जो थ्योरी है, इसको समझने के लिए इसकी जो डिमांड है प्रोफेशनलिज्म में, वो स्किल्स होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए टीचिंग की, प्रोफेशनल की जो पूरी जो रिलेटेड जो एबिलिटीज़ है वो किसी टीचर में होनी चाहिए। आगे के प्रोफेशनल एथिक्स इंक्लूड अ पर्सनल, मैनेजरियल एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड बाय प्रोफेशनल्स इन एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो किसी इसमें जो आता है वो पर्सनल आता है, मैनेजरियल आता है यानी कि मैनेजमेंट से, एंड कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए हम प्रोफेशनलिज्म किसी भी इंस्टीट्यूशन या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जो है उसको अमली जामा पहनाते हैं। आगे है द टर्म प्रोफेशनलिज्म originally was functional to undertake of a religious order। यानी कि ये एक religious order की तरह होता है प्रोफेशनलिज्म। आगे क्या है जी? by the end of year 1675 this term was seen to be secular in the application and was applied to the three learned professionals, divinity, law and medicines। यानी कि ये जो 1675 के बाद जो ये जो प्रोफेशनलिज्म में से सेकुलर इसकी एप्लीकेशन शुरू हुई, और ये जो एप्लीकेशन थी इसको 3 किस्म का जो प्रोफेशंस में जो है वो इस्तेमाल किया, जिसे हम डिविनिटी कहते हैं, लॉ कहते हैं और मेडिसिन कहते हैं। इसके बाद क्या है? द टर्म प्रोफेशनलिज्म वॉज ऑल्सो यूज फॉर अ मिलिट्री प्रोफेशन अराउंड दिस सेम टाइम। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म जो है वो मिलिट्री प्रोफेशन के अंदर भी जो है इस्तेमाल होते इसी तरह से। आगे क्या हमारे पास है? प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ये क्या है जी? मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस डिफाइन एथिकल approach in terms of discrete components in general they are, वो कौन से जो discrete components जो है प्रोफेशनलिज्म में आते हैं वो उसमें क्या? ऑनेस्टी होना, फिर है इंटीग्रिटी, फिर हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी, फिर क्या? अकाउंटेबिलिटी, फिर हमारे पास क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर क्या हमारे से कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, फिर हमारे से इंटरैक्टिव स्किल्स होने चाहिए, फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी, फिर हमारे पास है पंचुएशनैलिटी यानी कि वक्त पे आना, वक्त पे जाना, फिर क्या? रेगुलरिटी, फिर हमारे पास है रिपीट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, फिर हमारे पास है ओबीडियंस टू लॉ, फिर है लॉयल्टी, फिर हमारे पास है ओनरशिप, फिर हमारे पास है प्रोडक्टिविटी, फिर क्या? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर क्या? सोशल स्किल्स। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म एथिक्स में क्या आता है? स्टूडेंट एक्टिविटी। ये क्या है? सपोज you graduated in a teacher education program, you establish your own education institution, you approach teacher, educators and other supporting staff. Being an entrepreneur, owner, principal of a school, after you graduate, what professional ethics will you be expected of your colleagues in the school। यानी कि यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी दी जा रही है,
वो कहते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन की है टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम में और अब आप एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं और आपकी अप्रोच है कि आप इसमें जो है एज एंटरप्रेन्योर, एज ओनरशिप और एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल आप ये ग्रेजुएट्स को उस पर जॉब देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके कुलीग किस तरह से जो है वो एथिकली प्रोफेशनल होने चाहिए उस इंस्टीट्यूशन में। तो आगे हमारे पास स्टूडेंट्स चलते हैं प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। इसमें क्या है, प्रोफेशनलिज्म एंड हाउ इट इज़ टू बी एक्वायर्ड शुड बी अ फोकस ऑफ एवरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एज ऑलरेडी स्टेटेड। यानी कि आपका ऑलरेडी जो प्रोग्राम है टीचिंग का उसके हिसाब से आपका फोकस होना चाहिए प्रोफेशनलिज्म के अंदर, आपको इसके अंदर फोकस होना चाहिए। आगे क्या, डिस्पाइट not worth part professionalism plays, there is a lack of it in our teacher educators attitude. Teacher prepare program across Pakistan highlight three vital elements in set program। यानी पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो टीचिंग प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है ये हाईलाइट करते हैं वाइटल प्रोग्राम्स को, और ये जो है ये प्रोफेशनलिज्म के को प्ले करते हुए यानी प्रोफेशनलिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो है एजुकेशनल एटीट्यूड जो है वो टीचर्स का अंदर होना चाहिए। फिर डीज एलिमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एस्पायरिंग एजुकेटर्स टू हैव एंड शो नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड डिज़ायरेबल टू बी एन इफेक्टिव टीचर। यानी कि इफेक्टिव टीचर होने के लिए जो एलिमेंट्स होने चाहिए एजुकेटर में वो क्या होने चाहिए, उसके अंदर स्किल्स नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए ताकि आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट मिल सके। आगे क्या है, कंटेंट इज़ श्योरली एसेंशियल टू प्रोवाइड पीपल्स विद एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एंड capacity to apply in daily life situation later. Skills in the list refer to the pedagogy of teaching। यानी कि जो स्किल्स जो डेवलप होने चाहिए टीचर्स के अंदर वो इस तरह टू स्टूडेंट्स में वो डेवलप करें अपनी इंफॉर्मेशन देके कि वो हर सिचुएशन में जो है वो स्टूडेंट जब भी कभी सोसाइटी में जाए वो अपने तो वो मसले का हल निकाल सकें। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, कंपोनेंट्स इसके क्या है वो हम देख रहे हैं। नंबर 1 पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ टीचिंग। ये क्या है, इसमें आ रहा है जी आर्टिकुलेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन्स गोल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि आर्टिकुलेट करना है गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को। फिर हमारे पास है स्टेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लेसन्स बेस्ड ऑन डेटा। स्टेट करना है लेसन स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जब हम लेसन दे रहे हैं बेस्ड ऑफ डेटा को। फिर है एनालाइजिंग स्टूडेंट्स participants in terms of the content comprehension। यानी कि हमें एनालाइज करना है स्टूडेंट्स को जब हम वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। फिर है जी इनकरेज पार्टिसिपेंट फ्रॉम डाइवर्स एंड स्टूडेंट पॉपुलेशन। यानी कि इनकरेज करना है हमने पार्टिसिपेंट को फ्रॉम डाइवर्स स्टूडेंट पॉपुलेशन। जब हम डाइवर्स किस्म के स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन में पढ़ा रहे हो तो हमने सबके बारे में जानना है, एक टीचर को टीचिंग करते हुए चीज़ का ख्याल रखना है। फिर है जी राइटिंग रिफ्लेक्शंस अबाउट लेसन्स एंड रिफाइन सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। यानी कि रिफ्लेक्ट करें ऐसे लेसन हो जिसे रिफाइन करें सिक्वेंशियल इंस्टीट्यूशन को। फिर एक्सेप्ट्स फीडबैक एंड इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन, जैसे हम फीडबैक भी करें और इम्प्लीमेंटेशन भी करें और रिकमेंडेशन भी आए। फिर है डेवलप रिटन प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। रिटन प्लान भी आपका इम्प्रूवमेंट के लिए। नंबर 2 पे क्या है, मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। मेंटेन करें एक्यूरेट रिकॉर्ड्स में इसमें क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, वो क्या है, रिकॉर्ड्स एंड अपडेट्स द रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स असाइनमेंट। यानी कि एक टीचर को चाहिए वो रिकॉर्ड्स और अपडेट करे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को और उनके असाइनमेंट्स को। आगे क्या है, कोलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्राम इन अ सिस्टमेटिक मैनर। यानी कि सिस्टमेटिक मैनर से स्टूडेंट्स के जो है वो इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करे एक मैनेजर की तरह जो एक टीचर है। फिर एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। यानी कि डाइवर्स यानी कि अलग अलग किस्म तरीके से जो है टीचर जो है स्टूडेंट्स को एनालाइज करे प्रोफेशनली। आगे के मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। मेंटेन करें रिकॉर्ड्स नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के साथ भी। आगे स्टूडेंट्स हमारा कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है जी कम्युनिकेशन विद फैमिली। यानी कम्युनिकेशन करें फैमिलीज़ के साथ। इसमें क्या है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियली इन ऑल
सूटेबल सेटिंग्स यानी कि पेरेंट्स से मिलना, उसकी सूटेबल सेटिंग जो है वक्त को जो है इसमें फ्राहम किया जाए। पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में इधर जो है कॉन्फिडेंशली जो है सिचुएशन को सेटिंग की जाती है। फिर है कम्युनिकेट्स पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड कंसर्न टू पेरेंट्स केयर गिवर्स, यानी कि इसलिए कम्युनिकेशन आपका इतना पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की तरफ होना चाहिए और कंसर्न होना चाहिए कि जिसमें पेरेंट्स का या जो गार्डियन है उनके बारे में जो उनके बारे में रब्ता रहे टीचर्स का और पेरेंट्स का। फिर है जी स्टूडेंट के मुतालिक समझने के लिए वो किधर क्लास में एग्जिस्ट कर रहा है। आगे इंगेजिंग फैमिली मेम्बर्स केयर टेकर्स इन द इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम, यानी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम और फैमिली मेम्बर्स में जो है फैमिली मेम्बर्स और गार्डियन जो इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम का भी हिस्सा बने, उनको टीचर्स को जो है उनको इंगेज करना चाहिए। नंबर 4 पे जो है हमारे पास है वर्किंग इन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल स्कूल एंड डिस्क्रीट। इसमें क्या है जी, इस्टेब्लिश रिपोर्ट विद मेंबर्स ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन, इन्हीं से इस्टेब्लिश करना है, करना है मेंबर्स को, डाइवर्स पॉपुलेशन को जो एक साथ लेके चलना है। आगे क्या है, सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम अदर प्रोफेशनल कंसर्न टीचर्स एंड लर्निंग पार्टिसिपेंट्स इन स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि जो सीख करना है वो नॉलेज को करना है, प्रोफेशनल तरीके से करना है टीचर्स को, और लर्निंग पार्टिसिपेंट शामिल हो ताकि स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो जारी और सारी हो सके। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास, ये है जी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहा है हमारे पास ग्रोइंग एंड डेवलपिंग प्रोफेशनल्स, यानी कि ग्रो करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना जो आगे स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। उसमें क्या पार्टिसिपेंट्स इन स्टूडेंट टीचिंग सेमिनार्स एंड अदर रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी इवेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होने चाहिए और स्कूल और सेमिनार्स जो है वो अटेंड होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट और टीचिंग जो है उनकी बढ़ सके, उनकी बेहतरी आ सके। अटेंड्स और रिक्वायरमेंट स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी स्कूल के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रोफेशनल जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम हो उन्हें अटेंड करना चाहिए। आगे क्या, shows evidence of participants in at least one professional organization, एक ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट जो है ये इसका जो है एविडेंस जो है होनी चाहिए। आगे क्या, इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल पब्लिकेशन इनटू अ डेली इंस्ट्रक्टर, यानी कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल पब्लिक को टू डेली इंस्ट्रक्शन में इसमें होनी चाहिए। देखिए आर्टिकुलेट्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डेट इंक्लूड्स क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, है कि साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे हम क्रिटिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो आर्टिकुलेट कर सकें। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंटिन्यू होते हुए आगे है नंबर 6 शोइंग प्रोफेशनलिज्म, इसमें कि अटेंड प्रम्पटी एंड रेगुलरिटी, यानी कि हम उसको रेगुलरिटी जो है अटेंडेंस पूरी जो है स्टूडेंट्स की चेक करें। फिर ड्रेसिंग प्रोफेशनली इन द स्कूल सेटिंग, यानी कि प्रोफेशनली यानी फॉर्मल ड्रेसिंग में जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हों। फिर प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन एंड नेट ग्रूमिंग, यानी कि इससे ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन का भी जो ख्याल रखना चाहिए। आगे क्या, कम्प्लेक्सिटीज़ स्केजुअल असाइनमेंट एंड अदर पेपर वर्क ऑन टाइम, यानी कि प्रोफेशनल और असाइनमेंट जो है और ऑन टाइम जो है पेपर वर्क जो है वो मेंटेनेंस उसकी होनी चाहिए। फिर कंप्लीट्स वर्क इन द मेन मैनर प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी एंड और द स्कूल डायरेक्टली, यानी प्रिस्क्राइब जो है वो स्कूल की मेंटेनेंस और यूनिवर्सिटी के जहन में वो डायरेक्टली होती रहे। फिर आगे कंपाइल्स विद द स्कूल एंड क्लासरूम, यानी यही जो चीज़ कंपाइल है स्कूल से और क्लासरूम से रूल्स और रेगुलेशन इसकी चले। आगे यूजेस रेलिवेंट कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, यानी एथिक्स और टीचिंग प्रोफेशन के हिसाब से जो है रेलिवेंटली चले। फिर चैलेंजेस स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, यानी चैलेंजेस हैं और स्टीरियोटाइप एटीट्यूड के हिसाब से चले। फिर इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स रिसीव एंड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, यानी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी हो और सक्सीड हो जब हम स्टूडेंट्स की जब हम उन्हें उनको जब चेक कर रहे हों। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इसमें नंबर 1 पे हमारे पास क्या, अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए एक प्रोफेशनल की, वो क्या है, अ प्रोफेशनल टीचर इज़
नेट इन लुक, यानी कि नीट इन लुक, यानी कि वो नीट रखे लुक की, जब वो नीट यानी नीट एंड क्लीन हो जब उसे देखे। पर इट शुड बी मेक श्योर टू मीट requirements of your teachers, of your school's dress code, and special attendance should be paid to appropriate when meeting individual at school। यानी जब आप स्कूल से मीटिंग एट स्कूल करें तो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है ये उसका मीट करें, और ड्रेसिंग जो है आपकी फॉर्मल हो, जैसे जैसे रिक्वायर्ड है, सब पहन के आते हैं वही प्रोफेशनल तरीका है, उसके हिसाब से ये स्कूल के कंडक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। फिर है नंबर सेकंड पे ये कंडक्ट, वो है one's behavior should be polite and well spoken whether one is interacting with students, superior or co-worker। One needs to keep calm even in टेंस सिचुएशन, यानी कि टेंस सिचुएशन के अंदर भी जो एक आदमी है, जो एक टीचर है, मिस है या मैडम है या सर है, उसको पोलाइटली होना चाहिए और वेल स्पोकन, और काइंडनेस उसके अंदर होनी चाहिए, आंखों में होनी चाहिए और बात में होनी चाहिए, और वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे और अच्छी तरह से पेश आए, और अपने सुपीज और अपने को वर्कर के साथ भी और अपने प्रिंसिपल से, यानी ओवरऑल जो है वो अच्छा कंडक्ट होना चाहिए एक टीचर की बिहेवियर के अंदर। फिर है जी नंबर 3 पे रिलायबिलिटी। ये क्या है? एज अ प्रोफेशनल educator, one will be counted on a find a way to get a job done। यानी कि जिस तरह से जॉब का आपको कहा गया उसी तरह से आपको जॉब को करना चाहिए, ना कि आपको उसके अंदर कोई डंडी मारनी चाहिए। फिर है रिस्पॉन्डिंग टू द पर्सन्स promptly and fulfilling promise on time is also imperative as it is should reliable। यानी कि ये एक तरीके से चलना चाहिए, इम्पेरेटिव होना चाहिए, ताकि उसकी एक रिलायबिलिटी भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो नोटिस में ली जा सके। आगे स्टूडेंट्स हम चलते, ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, उसी को हम कंटिन्यू करें। नंबर 4 पे क्या? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस के प्रोफेशनल टीचर्स endeavor to develop into an experts of their field which set them apart from rest of the pack। This means continuing education by taking new course, attending seminar, and to attend any related academic or professional degree qualification। यानी कि एक कंपिटेंस का मतलब है कि एक मयार के तौर पे जो है वो एक एजुकेशनल जो एजुकेशनिस्ट है उसको अपने कोर्सेज़ को बनाना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, और उसके लिए रिलेटेड एकेडमिक प्रोफेशनल और उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपनी एक्सपर्टीज़ को देखे और वो पूरी तरह से जो है आप अपनी तरीके से जो है वो अपने एटीट्यूड से जो पढ़ाएं। फिर है जी नंबर 5 पे एथिक्स। ये है टीचर्स मस्ट adhere to a firm code of ethics। If there is a written code, it should be displayed at the time। यानी कि एक टीचर को चाहिए कि वो अपना कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर चले, और अगर वो रिटन फॉर्म में तो वो डिस्प्ले होना चाहिए और टाइम टू टाइम जो है वो शो होना चाहिए, ताकि हर कोई जो भी टीचर से रहेगी उसी एथिक्स के ऊपर चले। आगे क्या है? नंबर 6 पे ये कि मेंटेनिंग योर पोज। इसमें क्या है? Professional teacher must continue his good attitude even when facing a hard situation। For instance, if a colleague teacher at your school treats you in a confrontational manner, you should not rude to say कैटेगरी ऑफ डीड्स। यानी कि कभी कभी ऐसा स्टूडेंट्स होता है कि प्रोफेशनलिज्म में आपके साथ प्रोफेशनल में आपको अपने एटीट्यूड के ऊपर अच्छा ही रखना चलता है कि आप पे बुरा वक्त भी आ जाए। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं, कुलीग होता है, आपको टीचर होता है, वो आपके साथ अच्छा उसका एटीट्यूड नहीं होता, लेकिन आपको क्या होता है, आपको बुरा भी हो रहता है, आप के अंदर चाहते हैं कि आप भी उसके साथ बदतमीजी करें, लेकिन आपको अपना प्रोफेशनल जो है डीड का मोराल जो है ऊपर रखना पड़ता है, और आपको एक पॉजिटिव ही काइंड जो है अपना जो एटीट्यूड रखना पड़ता है, और नॉर्मल रूटीन की तरह ही जो है वो जहाँ आप इदारे में काम करें वहाँ आपको रहना पड़ता है, वरना और यही आपकी डीड्स और एथिक्स आपको सिखाती है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट, जो है कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, जी को हम कंटिन्यू करें। नंबर 7 पर है फ़ोन एटिक्विटी। ये क्या है? नंबर 7 पे द फोन एटिक्विटी इज एज वेल अ की एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म।
It means to introduce yourself by full name, institution, and designation. When you deal a phone call, be sure not to dominate the conversation and listen instantly to the other individual. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म के अंदर आपको फ़ोन कॉल अगर किसी की आएगी या कोई भी चीज़ है तो अपने पूरा नाम लेना है, इंस्टीट्यूशन का नाम है, डेजिग्नेशन का लेना है, अपनी डील करनी है फ़ोन कॉल जब किसी की कॉल आपके पास आएगा स्कूल के अंदर, और आपने डोमिनेट नहीं करना और आपने जो है तरीके से एक इंडिविजुअल के तौर पे उससे बात करनी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 पे है रिटर्न कोरेस्पोंडेंस। ये क्या है जी? इन रिटर्न कोरेस्पोंडेंस की कीप योर कोरेस्पोंडिंग ब्रीफ एंड प्रिसाइज, यानी अपनी कोरेस्पोंडेंस को यानी बातचीत को कम रखें और एक म्यारा रवि से बात करें और एक कम वक्त में ज़्यादा बात का मतलब जो समझ है इस तरह से बात करें जिसे हम प्रिसाइज कहते हैं। योर मैनर टू राइट शुड बी ग्रेशियस, पोलाइट, सिविल, courteous, respectful and formal without being oppressive. This should also be applied to an email corresponding, यानी कि आपका जो बोलने का तरीका हो जो है वो पोलाइट हो, सिविल यानी तरीके सोसाइटी के कर्टियस हो यानी एक इज़्ज़त तरीके रिस्पेक्टफुल हो, रिस्पेक्ट आप लोगों ने, एंड फॉर्मेटिव एक प्रोफेशनल की तरह जो है ऑप्रेसिव आप जो है हों विदाउट यानी कि ऑप्रेसिव आपने नहीं होना, और शुड भी और ये ईमेल पे भी अपनी जो है आपकी कोरिस्पॉन्डिंग्स है वो साथ चलती रहे। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये इसी को कंटिन्यू करते हुए, ये है जी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ये क्या है? अ प्रोफेशनल टीचर कैन स्विफ्टली एंड ईजिली लोकेट व्हाट इज़ wanted. Your worker place should be tied and ordered, and your material should contain only what is needed for your presentation, यानी कि आपकी जो प्रोफेशनल तरीके से आप एज अ टीचर आप अपने आप को इजीली लोकेट करें, वांटेड करें कि आपको एक तरीके से आप सर्कल में चलें, अपने जहाँ पढ़ा रहे हैं जिस इदारे में उधर आपकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करें और कंटिन्यू इसी करें, वैसे जो मटेरियल है वो एक ऑर्डर में चलता रहे ताकि आपका आगे। नंबर 10 पे क्या? अकाउंटेबिलिटी। ये क्या है? प्रोफेशनल एजुकेटर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एट द टाइम्स, यानी कि एट द टाइम्स आपको जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड्स में चलना पड़ता है। If there is a mistake, it must be admitted and try to fix it probably, यानी कि इंसान है, आप भी एज अ टीचर आपसे मिस्टेक होता है तो अगर आपसे वो हो गई तो आपको उसी को सब फिक्स करना चाहिए और सही तरीके से उसको फिक्स करें और आगे अपना काम बढ़ाएं। डोंट अटेम्प्ट टू पुट ब्लेम ऑन आ कोवर्क, अपने कोवर्कर पे यानी कि आपके साथ जो दूसरा आदमी काम कर रहा है उस पर ब्लेम मत डालें, अपनी गलती को खुद समझें और उसे खुद सुधारने की कोशिश करें। आगे क्या है? इफ़ योर स्कूल मेड a mistake, take responsibility and work to resolve the issue। अगर आपके स्कूल से ही आपकी कोई मिस्टेक हो रही है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसे रिजॉल्व करें इशू को अपने ही सर्कल के अंदर। फिर है जी नंबर 11 पे क्या है? सब्जेक्ट एंड पेडिगोगियल नॉलेज। ये क्या है? नो डाउट देयर हैज़ बीन अ renowned recognition of the importance of teachers subject matter knowledge for teaching effectively and professionally, यानी कि टीचर के अंदर नो डाउट कोई भी डाउट के बिना आपको जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे और नॉलेज पे जिसको आप इफेक्टिवली पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर और उसको एफिशिएंटली पढ़ाएं और प्रोफेशनली जो है अपने नॉलेज को बढ़ाएं और स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाने पे ये फोकस करें। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ इन टीचिंग। क्या है इंपॉर्टेंस वैल्यू इन टीचिंग के अंदर? वो क्या है? एजुकेशन विदाउट वैल्यू एज यूजफुल एज इट इज़ सीम्स रादर टू मेक मैन क्लेवर डेवल, यानी कि ये बंदे को ये C.S. लुइस ने कहा था कि ये जो एजुकेशन है ये एक तरीके का क्लियर डेवल बंदे को कभी ना कभी मैन को बना देता है। आगे क्या है हमारे पास? वन ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स nowadays in the turn down of good adequate to values among pupils, यानी कि जो प्रोफेशनलिज्म है ये स्टूडेंट्स को और टीचर्स के अंदर जो है पेरेंट्स की मौजूदगी में जो है आजकल जो है ये वैल्यू देता है और मेजर ऑब्जर्वेशंस के अंदर, जिसमें आगे क्या रहा है? द फैशन
they converse the act deal with elders or even their gestures reveal a modern lifestyle which is far dissimilar from behavior of earlier pupil. May problem in this regard arising in educational institutions, school, home. This complaint is being voiced by both टीचर्स एंड द पेरेंट्स प्रेजेंटली. यानी कि जो है ये आजकल फैशन बन गया है डील करना एल्डर्स को और यानी मॉडर्न लाइफस्टाइल में. लेकिन इसके अलावा जो बिहेवियर जो है पीपल्स का जो होता है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कम्प्लीटली जो है टीचर्स और पेरेंट्स को जो है वो प्रेजेंटली वॉइस सुननी चाहिए अपने स्टूडेंट्स की, पीपल्स की, और उसके बाद जो है वो उनका जो मसला है वो रिजॉल्व करना चाहिए एज ए एजुकेशनल यानी इंस्टीट्यूशन में भी और घर में भी. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी ये जी 3 टिप्स फॉर एजुकेटिंग वैल्यू वाइल टीचिंग. यानी कि 3 टिप्स हम दे रहे हैं एजुकेटिंग वैल्यू वाइल टीचिंग करते हुए. तो नंबर 1 क्या है, गाइड बाय एग्जाम्पल. इसमें क्या है गाइड करें एग्जाम्पल में. इसमें क्या है, इफ़ यू विश योर pupils टू शो हारमनी बी हेल्पफुल एंड सिंपैथेटिक. यानी कि अगर आप चाहते हैं आपके स्टूडेंट जो हैं वो उनके अंदर एक हारमोनी कायम है तो ऐसे टीचर को क्या चाहिए वो हेल्पफुल हो और सिंपैथेटिक, उसमें सिंपैथी भी हो अपने स्टूडेंट्स के लिए. फिर है इफ़ यू विश योर pupils टू रिस्पेक्ट पीपल ऑफ डाइवर्सिटी यू हैव टू वैल्यू डाइवर्सिटी एज अ. यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले एज अ डाइवर्सिटी तो आपको भी चाहिए कि जो डाइवर्सिटी यानी मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे पढ़ने आए जाए उनको भी इज्जत दें और उनके साथ उनको भी आप एक वैल्यू दें, एडिशन दें. फिर इट इज़ टीचर्स ड्यूटी टू गाइड बाय क्रिएटिंग एनी एम्पीलरी रोल टू द किड्स. यानी कि टीचर की ड्यूटी है कि वो गाइड करें, क्रिएट करें और अपनी रूल करें कि किड्स को रोल प्ले करें जब किड्स को कि वो काइंड हाथों में जो है वो सहारे से बच्चे टीचर के पढ़ें. आगे क्या नंबर 2 पे क्या है, एब्जॉर्ब हार्डशिप. इसमें क्या है जी डूइंग सो वेल अलाउ learners to be familiar with examining different viewpoints. This is very important to develop a greater sense of maturity. यानी कि अगर एक टीचर जो है वो फेमिलियर अपने स्टूडेंट के साथ होगा और उसकी डिफरेंटली उसको जो व्यू पॉइंट को समझेगा और उसके साथ अच्छा चलेगा तो इससे जो स्टूडेंट के अंदर भी मैच्योरिटी पैदा होगी. और इसके बाद नंबर 3 पे क्या, एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़. इसमें क्या है जी, एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफर अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू द अबव इन अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर situations that might observe be impossible in the context of a class. These resources may include films, documentary, news or numerous अदर स्टडी रिसोर्स. यानी कि एक टीचर को चाहिए कि वो जब क्लासरूम में पढ़ाए तो उसके अंदर वो किन चीज़ों को एक्सप्लोर करे ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो जहनीत का जो है जो उनकी जो सोच है अप्रोच है उसमें इजाफा हो. तो इसके लिए वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा, फिल्म का, डॉक्यूमेंट्री का, न्यूज़ का और न्यूमरस अदर स्टडी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा. तो जो है वो एक अच्छा जो है वैल्यू दे पाएगा एजुकेशनल टीचिंग को जब वो टीचिंग कर रहा होगा क्लास में. तो फिर मानिला यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स इख्तिताम पसीर होता है. अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से. और ये हमारा बीएड का कोर्स 8612 इसका कोर्स कोड था. और फिर हमारा अल्लाह और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम. मुझे दुआ में याद रखिएगा.